गुड इवनिंग। सो गाइस, ये विजन की 4 दिसंबर की डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन है। तो चलिए हम आज की फर्स्ट न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, अभी क्या किया है एशियन डेवलपमेंट बैंक और साथ में इंडिया ने साइन किया है $50 मिलियन का लोन, ताकि हम क्या कर सके, वेस्ट बंगाल का जो पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट रिफॉर्म्स हैं उनको क्या कर सके, बूस्ट कर सके। तो गाइज ये जो न्यूज़ है हमारी GS3 इकोनॉमी सेक्शन में कवर होगी। तो गाइज हम शुरू करने से पहले ये देखते हैं कि पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है। देखो गाइज, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर क्या होगा, देखो आपको नाम से समझ में आ रहा होगा कि हमें क्या करना है, फाइनेंस का कुछ मैनेजमेंट करना है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो सोवरन नेशन होते हैं, सोवरन नेशन या सब नेशनल गवर्नमेंट्स, मतलब कि देखो एक तो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट है, सब नेशनल गवर्नमेंट में क्या होता है, ये आपकी स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, पंचायत लेवल की जो गवर्नमेंट होती है, ये सब काउंट होती हैं। मतलब कि जो स्टेट गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट ये किस तरह से क्या कर रही हैं, फाइनेंस को मैनेज कर रही हैं, क्या वो लॉज सेट कर रही हैं, रूल्स यूज़ कर रही हैं, सिस्टम या प्रोसेसेस यूज़ कर रही हैं, ताकि हम रेवेन्यू को ज़्यादा से ज़्यादा मोबिलाइज कर सकें, पब्लिक फंड्स को एलोकेट कर सकें, प्रायोरिटी सेक्टर्स को, पब्लिक स्पेंडिंग को हम किस तरह से करनी है ताकि फिजिकल डेफिसिट को ध्यान में रखते हुए हम पब्लिक स्पेंडिंग कर सकें, या फिर जो फंड्स और जो ऑडिट रिजल्ट्स हैं उनको हम अकाउंटेबल कर सकें। ठीक है, तो ये होता है पब्लिक फंड मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सिंपल है, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट के द्वारा मैनेजमेंट किया जाता है फंड्स का एक एफिशिएंट वे में। ठीक है, तो अभी क्या, ये जो लोन ग्रांट हुआ है वेस्ट बंगाल को ग्रांट हुआ है ताकि वो अपने पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट के प्रोसीजर्स और उसकी ऑपरेशनल एफिशिएंसीज को इम्प्रूव कर सके। अब पब्लिक फाइनेंस रिफॉर्म्स में क्या क्या रिफॉर्म वो करेगी, देखो गाइस ये सब इकोनॉमी का है, आप सबको पता होगा कि यार इसमें क्या क्या ही होगा। एक सेकेंड, हाँ देखो गाइस, इसमें क्या क्या रिफॉर्म होगा। सबसे पहले वो अपने फिजिकल रिफॉर्म्स करेगी। ठीक है, फिजिकल रिफॉर्म मतलब कि यार क्या घाटा हो रहा है, फिजिकल का मतलब क्या होता है, अपनी ट्रेजरी, सिंपल बात ही है। रेगुलेटरी रिफॉर्म्स करेगी, किस तरह से मुझे अपना एक्सपेंस मैनेज करना चाहिए, अगर मेरा डेप्ट जाता है तो उसको मैं किस तरह से मैनेज कर सकती हूँ, प्रोसेस को मैं कैसे इंप्रूव कर सकती हूँ, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को मैं किस तरह से इंप्रूव कर सकती हूँ, कैपेसिटी डेवलपमेंट, इंस्टीट्यूशन को मैं कैसे स्ट्रेंथ कर सकती हूँ, एंड मैनी मोर। ठीक है, अब जो पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, देखो गाइस इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि फिजिकल डेफिसिट का जो मेरा टारगेट है कि हाँ मेरा फिजिकल डेफिसिट भी ज़्यादा ना हो, उसको ध्यान में रखते हुए मैं क्या कर सकूँ, टैक्स को कलेक्ट कर सकूँ, उस हिसाब से टैक्स का कलेक्शन का लेवल बना रहना चाहिए और पब्लिक स्पेंडिंग भी उसी के अकॉर्डिंग हो। ये नहीं कि मैं पब्लिक स्पेंडिंग करती रहूँ, लोन्स वेव करती रहूँ और उससे मेरा फिजिकल डेफिसिट बढ़ रहा है, नहीं, मेरे को क्या करना है, हर एक चीज़ को कंसिस्टेंट रखना है। सेकेंड टाइम मैंने क्या करना है, जो भी मैं पब्लिक रिसोर्सेज को एलोकेट कर रही हूँ, लाइक आप कोल एलोकेट कर रहे हो, कोल ब्लॉक्स को एलोकेट कर रहे हो, तो ये ध्यान में रखो कि जो स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज़ है, प्रायोरिटी एरियाज को क्या करो, आप ये सब एलोकेट करो। इसके अलावा क्या है, हम ऑपरेशनल एफिशिएंसी अचीव करेंगे ताकि हम जो अपनी मनी, जो स्टेट है, जो गवर्नमेंट है, जो मनी स्पेंड कर रही है, उनको ही वो मैक्सिमम वैल्यू अचीव कर सके इन डिलीवरी ऑफ दैट सर्विसेज। ठीक है, मतलब आप भी चाहो कि हाँ यार अगर मैं 100 रुपये खर्च कर रहा हूँ तो मैं अपनी मार्केट से बेस्ट प्रोडक्ट लेके आऊँ, तो उसी तरह गवर्नमेंट भी चाहेगी अगर मैं अपनी मनी एक्सपेंड कर रही हूँ, मैं मनी खर्च कर रही हूँ, तो मैं बेस्ट प्रोडक्ट ले सकूँ। ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या है, ऑफ कोर्स ये हमारी फिजिकल सेविंग्स को जनरेट करेगा। मतलब अगर मुझे अपनी वैल्यू की, मनी की वैल्यू मिलेगी तो इससे क्या होगा, मैं अपना जो फिजिकल डेफिसिट है उसको मैं एड्रेस कर सकती हूँ। ठीक है, ऑफ कोर्स स्टेट सेंटर्ड ग्रोथ होगा और हमारी डेवलपमेंटल फाइनेंसिंग एनहेंस होगी। इससे क्या होगा, मैं और इफेक्टिव वे में सर्विसेज को डिलीवर कर सकती हूँ और मार्केट को एफिशिएंट और फेयरली मैनर में क्या कर सकती हूँ, रेगुलेट कर सकती हूँ और इक्विटेबल मैनर में, मतलब कि हर एक सेक्टर को, हर एक जो तबका है सोसाइटी को, उसको मैं क्या कर सकती हूँ, फ़ायदा पहुँचा सकती हूँ। इसके अलावा करप्शन प्रिवेंट होगा और इफेक्टिवनेस एक फास्ट वे में क्या करेगी, रीच होगी। ठीक है, इसके अलावा वर्ल्ड बैंक छत्तीसगढ़ के भी पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट रिफॉर्म्स को सपोर्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर $25.2 मिलियन की लोन सपोर्ट किया है। किसने, ये वर्ल्ड बैंक ने किया। ठीक है, ये याद रखना, बंगाल को जो सपोर्ट कर रहा है वो एशियन डेवलपमेंट बैंक कर रहा है, छत्तीसगढ़ के PFM रिफॉर्म्स को वर्ल्ड बैंक सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ बढ़ते हैं हम अपनी इंडो गैंगटिक प्लेन। एक सेकेंड,
इन ग्लोबल हॉटस्पॉट ऑफ एटमॉस्फेरिक एमोनिया IIT खड़गपुर स्टडी। तो गाइज ये जो हमारी न्यूज़ है हमारी GS3 एनवायरनमेंट सेक्शन में जाएगी। देखो गाइज अभी IIT खड़गपुर ने स्टडी करी है कि जो इंडो गैग्नेटिक प्लेन का एरिया, आप सबको पता है इंडो गैग्नेटिक प्लेन का जो एरिया यूपी बिहार का रीजन है, ठीक है, वहाँ कहीं ना कहीं क्या वो एमोनिया रिच रीजन है, ये IIT खड़गपुर ने स्टडी करी है। अब ऐसा क्यों है? देखो जो इंडो गैग्नेटिक प्लेन है वो कहीं ना कहीं नाइट्रोजन का हॉटस्पॉट है। क्यों? वहाँ पे इंटेंस एग्रीकल्चर एक्टिविटीज चलती है और सबसे ज़्यादा फर्टिलाइजर को वहाँ प्रोड्यूस किया जाता है। इसके अलावा पॉजिटिव रिलेशन है किसके बीच में? जहाँ भी ऑफकोर्स टोटल फर्टिलाइजर कंजप्शन आप एमोनिया यूज़ करते हो, तो ऑफकोर्स जहाँ पे फर्टिलाइजर का सबसे ज़्यादा कंजप्शन हो रहा है तो वहीं पे सबसे ज़्यादा जो एमोनिया है वो प्रोड्यूस होगा। और ये पाया जा रहा है कि जो हाई टेम्परेचर कहीं ना कहीं उसकी वोलेटिलाइजेशन को फेवर करता है। इसके अलावा क्या है? एग्रीकल्चर एमिशन, ऑफकोर्स इट इज़ नेगेटिवली कोरिलेटेड विद टोटल प्रेसिपिटेशन, मतलब कि जो वेट डिपोजिशन है वो कहीं ना कहीं एमोनिया को रिमूवल में हेल्प करते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या आपको पता है अमोनिया की वजह से क्या एक हमारा ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट है, ये एयर क्वालिटी को क्या करता है? डिटेरियोरेट करता है। ये क्या करता है? जो सेकेंडरी एरोसोल है उनको क्या करता है? फॉर्म करता है, ठीक है। अब इंडिया में एग्रीकल्चर एमिशंस का क्या सीन है आपको पता है? एग्रीकल्चर सेक्टर की वजह से क्या है हमारा ग्रीन हाउस एमिशंस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और क्लाइमेट चेंज का ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटर है। ये जनरेट होता है ड्यू टू द प्रोडक्शन एंड यूज़ ऑफ एग्रीकल्चर इनपुट्स, मेनली जैसे वाटर, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड, या फार्म मशीनरी के थ्रू, सोयल डिस्टर्बेंस के थ्रू, या फिर किसी रेसिड्यू मैनेजमेंट या इरिगेशन के थ्रू। एग्रीकल्चर और लाइफ स्टॉक की वजह से हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस है वो नियर अबाउट 18% अकाउंट करता है। ये आपको पता होना चाहिए डाटा। एमिशंस को डिक्रीज करने के लिए क्या स्टेप लिए गए हैं? एक है लो एक्सटर्नल इनपुट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, जिसके अंदर हम क्या करेंगे कि जो लोकली अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको हम यूज़ करेंगे बाय रिप्लेसिंग एक्सटर्नल इनपुट। इसके अलावा क्या जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग का आजकल क्रेज चल रहा है, हमने काफ़ी बार पढ़ा है। देखो इसमें क्या होता है, हम मेनली जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं और जो पेस्टिसाइड्स हैं इनके यूज़ को क्या करते हैं? प्रिवेंट करते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ पढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है कि जो हम लॉटरी, बैटिंग और गैम्बलिंग मतलब जुआ वगैरह पे जो GST लगता है उसको भी क्या करा है? माफ़ किया है। अब वो क्यों किया है? देखो गाइस अभी क्या सुप्रीम कोर्ट में एक प्ली फाइंड हुई थी, उसके अंदर बोला है कि जो लॉटरी है वो गुड्स की डेफिनेशन में नहीं आता। देखो गाइस आपको पता है GST की फुल फॉर्म क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, मतलब कि अगर आप कोई गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो तो उस पर टैक्स लगेगा। लेकिन उन्होंने बोला है जो आप गैम्बलिंग कर रहे हो, जो लॉटरी कर रही हो, वो तो गुड्स की डेफिनेशन में आता ही नहीं है, वो गुड्स कंसीडर ही नहीं होता है, तो आप उस पर GST लगा कैसे सकते हो? इन्होंने देखो गुड्स की जो डेफिनेशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर आर्टिकल 366 क्लोज 12 होता है। इसमें वही मटेरियल्स, कमोडिटीज या आर्टिकल्स होते हैं जो एक्शनेबल क्लेम्स ना हो, मतलब कोई गुड्स, मटेरियल्स, ये कमोडिटीज पे ये टैक्स लगता है या वो जो एक्शनेबल क्लेम्स हो। अब इन्होंने बोला है जो लॉटरी है वो ना ही तो गुड्स की डेफिनेशन में कंसीडर होता है और ना ही वो एक्शनेबल क्लेम्स है। अब ये एक्शनेबल क्लेम्स क्या होता है? देखो कहीं एक्शनेबल क्लेम क्या होता है? आपकी जो मूवेबल प्रॉपर्टी होती है, देखो भाई दो तरह की प्रॉपर्टी होती है, एक मूवेबल प्रॉपर्टी होती है, एक इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है। इमूवेबल प्रॉपर्टी जैसे आपका लैंड हो गया जो एकदम से कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकता। मूवेबल प्रॉपर्टी होता है जो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता हो, जिससे आपका कैश हो गया, ठीक है। कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी मतलब आपको कैश से अगर आपको कोई बेनिफिट अराइज हो रहा है या फिर आप उस बेनिफिट को क्लेम कर सकते हो तो वो एक्शनेबल क्लेम होता है, ठीक है। अभी ये आर्ग्यू किया गया कि जो लॉटरी है वो एक्शनेबल क्लेम का नेचर है या नहीं है, लेकिन अभी फाइनली ये बोल रहा है कि जो लॉटरी है वो एक्शनेबल क्लेम नहीं है। तो आर्टिकल 14 के अंदर इस एक्ट को डिस्क्रिमिनेटरी बोला, ये बोला कि सभी एक्शनेबल क्लेम एक्सेप्ट लॉटरी, बैटिंग या गैम्बलिंग वो GST से एग्जेम्प्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया जो गुड्स की डेफिनेशन है अंडर आर्टिकल 366 क्लोज 12 ऑफ द डेफिनेशन सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन वो इंक्लूसिव है एंड देयर वाज नो इंटेंशन टू गिव एनी रेस्ट्रिक्टिव मीनिंग टू द गुड्स। देखो गाइस आप सबको पता है कि जो हमारी GST है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर आर्टिकल 246A में है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम एक और नई चीज़ पढ़ रहे हैं कि GST जो गुड्स की डेफिनेशन है वो अंडर आर्टिकल 366 क्लोज 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर है। तो गाइस ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये मुझे थोड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है, ठीक है। तो पार्लियामेंट के पास क्योंकि पावर है कि वो कोई भी लॉ बना सकती है विद रिस्पेक्ट टू गुड्स और सर्विसेज, और जो पार्लियामेंट की पावर है वो क्या है? प्लीनरी, मतलब क्या है? अनकंडीशनरी है, मतलब कि अनलिमिटेड उसके पास पावर है। तो GST 2017 आपको पता है पार्लियामेंट के द्वारा इनेक्ट किया गया था अंडर आर्टिकल 246A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट न्यूज़ पे पढ़ते हैं हम। ग्लोबल वेज रिपोर्ट 2021 अभी रिलीज़ की गई है, किसके द्वारा?
ILO के द्वारा, दैट इज़ द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो गाइस ये जो न्यूज़ है हमारी सोशल इश्यूज़ में कवर हो सकती है, GS1 और GS2 में, और इवन इकोनॉमिक सेक्शन में भी कवर हो सकती है। सबसे पहले हम यही देखते हैं जो हमारा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है ये क्या करता है। ये UN की एजेंसी है, इसका काम यही है कि डिफरेंट कंट्रीज़ की गवर्नमेंट्स, एम्प्लॉयज़ और वर्कर्स को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा लेके आता है ताकि एक ह्यूमन सेंटर्ड अप्रोच हम बना सकें, ताकि हम एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकें, जो वर्कर्स के राइट को ध्यान में रख सकें, सोशल प्रोटेक्शन उन्हें इंश्योर करा सकें एंड सोशल डिस्कशन कर सकें। ठीक है, तो अगर आपको सबको पता होगा मिनिमम वेजेस क्या होता है। मिनिमम वेजेस मतलब यही है कि जो एम्प्लॉयर है जो भी अपना काम कर रहा है किसी भी गिवन पीरियड में, तो उसको एक मिनिमम अमाउंट ऑफ रिम्यूनरेशन है जो देना चाहिए, और जो रिड्यूस नहीं हो सकते बाय एनी कलेक्टिव एग्रीमेंट या इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ये नहीं कि भी यार तुम बस एग्रीमेंट कर लो कि और वेजेस घटा तो नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, अभी क्या है जो ILO के द्वारा जो रिपोर्ट रिलीज़ की गई है उसका टाइटल आपको पता होना चाहिए, वेजेस एंड मिनिमम वेजेस इन द टाइम ऑफ कोविड-19, जिसमें ये बताया कि कोविड की वजह से वेजेस पे कितना इम्पैक्ट पड़ा है, मतलब क्या वेजेस पे क्या क्राइसिस आया। देखो फाइंडिंग्स यही है कि कोविड-19 की वजह से देखो जो वर्कर्स होते हैं, एक तो होते हैं जो लो स्किल्ड वर्कर्स होते हैं, एक होते हैं जो मैनेजर की पोजीशन पे होते हैं विच आर हाईली पेड। तो इसमें बोला है कि जो लो स्किल्ड वर्कर्स हैं ये इन्होंने अपनी जो वर्किंग आवर्स हैं वो ज़्यादा खोए हैं एज़ कम्पेयर टू द पीपल हु आर हाई पेड मैनेजरल या फिर प्रोफेशनल जॉब। इसके अलावा जो इनफॉर्मल वर्कर्स हैं इंडिया, उनके जो वेजेस हैं वो 22.6% का कम हुए हैं, जबकि जो फॉर्मल सेक्टर में जो एम्प्लॉइज़ हैं उनकी जो सैलरी कट हुई है वो ओनली 3.6% हुई है। तो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा डिफरेंस है। इसके अलावा अगर हम जेंडर वेज गैप देखें तो जो वुमेन ने जो अपनी अभी 2020 के जो सेकंड क्वार्टर में जो वुमेन ने जो वेजेस खोए हैं वो 8.1% खोए हैं एज़ कम्पेयर टू मैन जिन्होंने ओनली 5.4% वेजेस खोए हैं। 2016 से 2019 के बीच में देखा गया है वेजेस सबसे ज़्यादा कहाँ पे इंक्रीज़ हुए हैं, किस रीजन में इंक्रीज़ हुए हैं, एशिया पैसिफिक एंड ईस्टर्न यूरोप में इंक्रीज़ हुए हैं, जबकि स्लोली कहाँ इंक्रीज़ हुए हैं, नॉर्थ अमेरिका या नॉर्दर्न साउदर्न है वेस्टर्न यूरोप, क्योंकि यार यहाँ पे ऑलरेडी जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं यहाँ पे बहुत पहले ये सब डेवलपमेंट हो चुकी है जो एशिया पैसिफिक में बाद में हुई है। ठीक है, रिकमेंडेशन यही है कि हमें क्या करना चाहिए, एक एडुकेट और बैलेंस्ड पॉलिसीज़ बनानी चाहिए, और वो हम कैसे कर सकते हैं अगर हम सोशल डिस्कशन करें, स्ट्रॉन्ग और इंक्लूसिव सोशल डिस्कशन करें। इंक्लूसिव का मतलब ये कि हमें उसमें वर्कर्स को भी इंक्लूड करना चाहिए, ये नहीं कि आप अपने जो एक्सपर्ट्स हैं वो अपना डिस्कशन कर लें, नहीं, हमें क्या है हर एक बंदे को डिस्कशन में इंक्लूड करना चाहिए। इसके अलावा क्या है एडुकेट मिनिमम वेजेस होने चाहिए ताकि हम सोशल जस्टिस और इनइक्वालिटीज़ को कम कर सकें। ठीक है, सो गाइस आई होप आप सबको सब समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट न्यूज़ पे बढ़ते हैं हम अपनी। अभी क्या है अपेदा, ये आप सबको पता होगा, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी है, एक स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट कर रही है ताकि हम जो मिलेट्स या जो मिलेट प्रोडक्ट्स हैं उनके एक्सपोर्ट को क्या कर सकें, प्रमोट कर सकें। तो क्या जो अपेदा है ये अभी 5 साल की एक स्ट्रेटेजी बना रही है 2021 से 2026 की। इसमें क्या करेगी, ये जो भी कंसर्न स्टेक होल्डर्स हैं या जैसे FPOs हो गया, ठीक है, एक्सपोर्टर्स हो गए, एसोसिएशंस हो गए, या फिर इस तरह का प्लेटफॉर्म बनाएगी जहाँ पे सभी फार्मर्स को इकट्ठा कर सके, या फिर जो मिलेट क्लस्टर्स हैं इन सबको आइडेंटिफाई करेगी और फिर इन सबको बोलेगी कि आप कुछ नेसेसरी एक्शन लो ताकि हम इस टारगेट को अचीव कर सकें। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया अपेदा क्या करेगी, इन सबको क्या करेगी, आइडेंटिफाई करेगी ताकि उन सबको बोल सके कि आप ऐसे एक्शंस लो ताकि हम अपने टारगेट को अचीव कर सकें। मिलेट्स आप सबको पता ही है, ये क्या होता है, स्मॉल सीडेड सीरियल क्रॉप्स होते हैं, इसमें हाई न्यूट्रिशन वैल्यू होती है जैसे आयरन, जिंक, कैल्शियम। ठीक है, अब इसके अंदर डिफरेंट मिलेट्स होते हैं, आप सबको पता होगा, सोरगम हो गया, पर्ल मिलेट, रागी, स्मॉल मिलेट, फॉक्सटेल मिलेट, ये सब इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिलेट है, और कौन सी स्टेट्स में सबसे ज़्यादा है तो ये आपको पता होना चाहिए, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटका, इट इज़ लीड्स इन द मिलेट फार्मिंग। कंजप्शन इसकी बहुत ज़्यादा थी जब तक ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं आया था, लेकिन जब से ग्रीन रेवोल्यूशन आया तब से व्हीट और राइस की कंजप्शन ज़्यादा है। मिलेट के हाईली क्लाइमेट रेजिलिएंट है, मतलब कि जैसे अगर ड्राउट की सिचुएशन आती है या फिर कोई भी क्लाइमेट चेंज आता है तो इनकी जो प्रोडक्शन है उस पर इतना फ़र्क नहीं पड़ता, वाटर ये ज़्यादा कंज्यूम नहीं करते और एक ड्राई लैंड्स में ईजिली ग्रो हो जाते हैं। ये क्या है, माल न्यूट्रिशन और जो रूरल पॉवर्टी है उनको इजीली क्या कर सकते हैं, टैकल कर सकते हैं। इट इज़ अ पोटेंशियल टूल टू टैकल माल न्यूट्रिशन एंड रूरल पॉवर्टी। इश्यूज़ क्या है, इनकी जो ईल्ड है वो बहुत कम आती है, फार्म गेट पे इनकी प्रोसेसिंग फैसिलिटी बहुत कम है, डिमांड भी बहुत कम है। ठीक है, मतलब राइस और वीट की डिमांड ज़्यादा है, ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले इनकी डिमांड बहुत होती है। ठीक है,
इसके बाद मेजर क्या लिए गए हैं ताकि इनके एक्सपोर्ट को हम इंक्रीज़ कर सकें। गवर्नमेंट ने ऑलरेडी 2018 ईयर को डिक्लेयर किया था एज द ईयर ऑफ मिलेट्स एंड द प्रमोशन किया जा रहा है अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। ठीक है, तो नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के अंदर आपको पता है कि हमें क्या करना है, जो न्यूट्रिशन सीरियल्स हैं इनकी सीड को प्रोडक्शन करना है, सर्टिफाइड सीड को प्रोडक्शन करना है, सीड डिस्ट्रीब्यूशन करना है, हाई यील्डिंग वेराइटी, सीड मिनी किट्स एलोकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट टू फार्मर्स, पब्लिसिटी करनी है इन सब की। ठीक है, सो गाइस आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। चलिए हम चलते हैं अपनी छोटी छोटी न्यूज़ पे। सबसे पहले ग्लोबल टीचर प्राइज़, में भी आपको पता भी होगा क्योंकि ये मतलब मैंने तो देखो सोशल मीडिया पे ही पढ़ा था, ग्लोबल टीचर प्राइज़। तो गाइस अभी क्या है, जो महाराष्ट्र के एक प्राइमरी स्कूल टीचर हैं उन्हें $1 मिलियन का एनुअल ग्लोबल टीचर प्राइज़ दिया गया है। मतलब कि जो ग्लोबल टीचर प्राइज़ है ये हर साल दिया जाता है। इनको इसलिए अवार्ड किया गया है क्योंकि इन्होंने जो गर्ल एजुकेशन को प्रमोट किया है और एक क्विक रिस्पॉन्स कोडेड टेक्सटबुक रिवोल्यूशन को क्या किया, ट्रिगर किया। ये जो एनुअल प्राइज़ है वो वार्के फाउंडेशन के द्वारा फाउंडेड किया गया था 2014 में, ताकि हम जो एक्सेप्शनल टीचर्स हैं उनको रिकॉग्निशन दे सकें, उनको अवार्ड कर सकें कि जो उन्होंने आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन किया है अपने प्रोफेशन में। इंडिया ने वोट किया है ताकि कैनबिस को रिक्लासीफाई किया जाए। तो गाइस जो कैनबिस है वो ड्रग है। देखो गाइस अभी क्या है, इंडिया ने वोट किया है मेजोरिटी में यूएन में कि हमें क्या करना चाहिए, कैनबिस या जो कैनबिस का रेजिन है उसको मोस्ट डेंजरस सब्सटेंस की लिस्ट से हटाना चाहिए। कहाँ से, फ्रॉम द शेड्यूल 4 ऑफ 1961 सिंगल कन्वेंशन ऑन नारकोटिक ड्रग। तो कहते हैं ये जो कन्वेंशन है ये अलाउ करता है कि किस तरह से हम जो नारकोटिक मैरिजुना कोकीन या जो कोका लीफ है इनकी ट्रैफिकिंग को कंट्रोल कर सके। ठीक है, इंडिया ने ऑलरेडी इस कन्वेंशन को साइन भी किया हो, रेटिफाई भी किया हो, तो ये आपको पता होना चाहिए। अभी क्या है, जो यूएन कमीशन ऑन नारकोटिक ड्रग है उसने एक डिसीजन लिया है जिसकी वजह से क्या है, जो कैनबिस को जो इंटरनेशनल रेगुलेट करते हैं उसकी रेगुलेशन में कुछ चेंजेस आ सकते हैं। इंडिया में जो इसको कंट्रोल करता है वो है नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985 के अंडर कैनबिस की प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, पोसेशन, सेल, परचेज, ट्रांसपोर्ट और यूज़ को पनिशेबल ऑफेंस माना गया है। नेक्स्ट है, इंडिया यूएसए ने अभी क्या किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पे। आप सबको पता होगा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होता है, जो आपकी माइंड की खुद की इन्वेंशन हो और आप उसको स्टोर करना चाहते हो कि ताकि कोई और आपकी इन्वेंशन को यूज़ ना कर सके, तो इसी बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ठीक है, कोई भी इन्वेंशन, लिटरेरी आर्टिस्टिक वर्क्स, कोई सिंबल, नेम या इमेजेस जो भी कॉमर्स या ट्रेड में यूज़ किया जाता है। किस तरह के टाइप होते हैं, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट हो गया, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स हो गए, इंडस्ट्रियल डिज़ाइंस हो गए, तो ये सब आपकी क्या है, खुद की आपकी इन्वेंशन है। अभी क्या है, ये जो MOU साइन हुआ है वो इंडिया की तरफ से DPIIT मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और यूएसए की साइड में यूएस पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस में साइन हुआ है। इसके अंदर क्या है कि हम क्या करेंगे, जो दोनों कंट्रीज हैं इंडिया और यूएसए, वो कोऑपरेट कर सकते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कोऑपरेशन में। इसमें क्या होगा, दोनों कंट्रीज जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, एक्सपीरियंसेस एंड नॉलेज हैं उनको शेयर कर सकती हैं अमंग पब्लिक, इंडस्ट्री और यूनिवर्सिटीज़ में। ठीक है, फ्लोरोसिस आप सबको पता होगा ये डिजीज़ के बारे में, ये किसकी वजह से होता है, फ्लोराइड की जब डिपोजिशन हो जाती है ऑन योर हार्ड एंड सॉफ्ट टिश्यूज ऑफ बॉडी, ये पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है। ये किसकी वजह से होता है, एक्सेस इनटेक ऑफ फ्लोराइड। और फ्लोराइड क्या है, ये वाटर के थ्रू आता है। जब आप कोई ऐसा वाटर पी लेते हो, मतलब बेकार वाटर पी लेते हो, ड्रिंकिंग वाटर के थ्रू या तो फूड प्रोडक्ट्स के थ्रू आपकी बॉडी में आ जाता है। अगर आप एक्सेस फ्लोराइड ले लेते हो तो इसकी वजह से आपके टीथ और बोन्स पे क्या हो सकता है, इफेक्ट पड़ सकता है। आगे अभी गवर्नमेंट ने क्या किया है, 2 न्यू आर्मी पोस्ट को अनाउंस किया है ताकि हम आर्मी में रिफॉर्म लेके आ सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। कौन कौन सी 2 पोस्ट हैं, एक तो डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, दूसरा है डायरेक्टर जनरल इंफॉर्मेशन वारफेयर। ये हर एक आर्मी के हेडक्वार्टर पे होगा। देखो गाइस, जो पहली जो डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है इसको हमने इसलिए क्रिएट किया ताकि जो मिलिट्री ऑपरेशंस, मिलिट्री इंटेलिजेंस, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और ऑपरेशनल लॉजिस्टिक को क्या कर सके, सुपरवाइज कर सके और क्या कर सके, ये क्या करेगा, मॉनिटर करेगा किसको, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन और डायरेक्टर जनरल मिलिट्री इंटेलिजेंस को, उनके काम को क्या करेगा, मॉनिटर करेगा। इसके अलावा जो डायरेक्टर जनरल इंफॉर्मेशन वारफेयर है जो कि हर एक आर्मी हेडक्वार्टर पे होगा, ये का काम करेगा जो भी फेक नैरेटिव्स है, जो फेक इन्फॉर्मेशन होता है या फिर जो भी करंट चैलेंजेस हो रहे हैं उन सबके साथ डील करेगा। नेक्स्ट है मालायान जियांट स्क्वेरल। देखो गाइस, जियांट स्क्वेरल हमारे और भी हैं, जैसे मालाबार ज्वाइंट स्क्वेरल हो गया, ठीक है, या फिर ग्रीजल जियांट स्क्वेरल्स हो गया। इसके अलावा और भी इंडिया में काफ़ी जियांट स्क्वेरल्स हैं। देखो ये क्या है, एर्बोरियल है। एर्बोरियल मतलब कि ट्रीज़ में रहती है। हर्बीवोरस मतलब कि ये ऑटोट्रॉफ कह रही हूँ, मतलब कि वेजिटेरियन है। रोडेंट मतलब कि रैट फैमिली से बिलोंग करती है। कहाँ पे पाई जाती है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के एवरग्रीन और सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट में पाई जाती है। ये फॉरेस्ट की हेल्थ इंडिकेटर स्पीसीज है, मतलब कि
अगर तो फॉरेस्ट की हेल्थ अच्छी रहेगी तो ये स्पीसीज एग्जिस्ट करती रहेगी, अगर उस फॉरेस्ट की हेल्थ ख़राब होती रहेगी तो ये स्पीसीज भी वहाँ एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी। अभी क्या जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ये बोला है कि फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन की वजह से और क्लाइमेट चेंज की वजह से इन स्पीसीज की एग्जिस्टेंस पे कहीं ना कहीं थ्रेट है, और 2050 तक ये माना जा रहा है इस स्पीसीज के पास सिर्फ 3% ही अपना हैबिटेट रह जाएगा, जिसकी वजह से इसे एक्सटिंक्ट होने के चांसेस हैं। अभी इसका जो स्टेटस है वो क्या नियर थ्रेट है। लास्ट न्यूज़ आज की, कर्नाटका लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। देखो ये अभी लॉन्च किया गया कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा, इसको 2 वेज में इम्प्लीमेंट किया जाएगा। देखो हम क्या करेंगे, इसमें एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम बेस्ड डिजिटल लर्निंग को एस्टेब्लिश करेंगे। अब वो किस तरह से एस्टेब्लिश करेंगे, हम 2500 इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड क्लासेस को हम क्या करेंगे एस्टेब्लिश करेंगे, जिसमें हम गवर्नमेंट के फर्स्ट ग्रेड कॉलेजेस, पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेजेस को कवर करेंगे। इसमें हमारा एम यही है कि हम डिजिटल लर्निंग को क्या कर सकें, एनकरेज कर सकें और एजुकेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकें और हायर एजुकेशन में ग्रोथ एनरोलमेंट रेशियो को बढ़ा सकें। देखो गाइस अभी आपको पता है हमारी प्राइमरी जो एजुकेशन है उसमें फिर भी 91% ग्रोथ एनरोलमेंट रेशियो है, लेकिन हायर एजुकेशन में हमारा जो ग्रोथ एनरोलमेंट रेशियो वो बहुत ज़्यादा कम है। तो उसको बढ़ाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, डिजिटल लर्निंग को क्या कर रहे हैं, एनकरेज कर रहे हैं। इससे होगा स्टूडेंट्स और टीचर दोनों को बेनिफिट होगा, क्योंकि वो अपनी लर्निंग और टीचिंग दोनों पे इम्प्रूव कर सकते हैं एंड हेंस इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे डेली करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं। अगर आपको पसंद आए लाइक करना, कोई भी डाउट हो कमेंट करना। तब तक बाय बाय, टाटा।